आंटी की गूंजती आवाज अचानक गायब हो गई। कमरे में पसरा अंधेरा भी धीरे धीरे दूर होता गया और पल भर में रोशनदान से हल्की गुनगुनी धूप की रोशनी अंदर आई। यह देख शिखा को चैन मिला। उसके अंदर का डर अब जाता रहा, हालांकि उसके अंदर कौतूहल बना रहा। वो उन सवालों के आंसू समझने कुर्सी पर बैठ गई। कभी वो दीवार पर नजर दौड़ाती जहां उसे अपनी बेटी कहने वाले बूढ़े बाबा की तस्वीर टंगी थी, फिर दूसरे फ्रेम में एक अजनबी बूढ़े की तस्वीर को नदारद देख अपनी पेशानी पर उंगलियां फिराने लगती, लेकिन हल ना पाकर वो फिर सोच में पड़ जाती। आखिर इन शब्दों के क्या माने हैं? आंटी किस शख्स की बात कर रही है जो मुझे ले जाएगा अगर उसे ना रोका? इन बातों को सोचते हुए अचानक उसके जहन में अपने पति सोमित की तस्वीर उभरी। बहुत देर से उसका कोई पता न चल पाया था। वो बेसब्र होकर तेज कदमों से दरवाजे की ओर लपकी। घर से बाहर निकलकर उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन उसे सोमित की कोई खबर न मिली। सोमित, सोमित, कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? सोमित को आवाज लगाती शिखा इधर उधर भाग दौड़ करती रही, पर उसके पति का कहीं भी ठिकाना न मिला। वो कभी घर के सामने की ओर दौड़ लगाती, कभी घर की ओर लपकती, पर सोमित का कहीं भी अता पता न लग रहा था। अंत में वो घर की ओर झांकने लगी। उसके पैरों से जमीन खिसक गई। उसका पति सोमित दीवार पर लगे उस खाली फ्रेम में कैद था। शिखा यह देख पूरी तरह चौंक गई। आखिर सोमित उसके अंदर कैसे पहुंचे? वो सोमित सोमित चिल्लाती घर में दाखिल होने लगी, पर वो अदृश्य रेखा उसके सामने फिर आ गई। उसके बढ़ते कदम रुक गए। बहुत देर तक सोमित का नाम पुकारती पुकारती शिखा थक हार कर दीवार के सहारे टेक उसके इंतजार में आंसुओं में डूब गई। जब उसकी आंखें पत्थर सी होने को आई, एक बच्चे ने उसे जगाया। दीदी, दीदी, उठो उठो, कौन है आप? कहाँ से आई है? अपने आंसू को आंचल से पोंछती हुई शिखा उठी और इधर उधर झांक कर देखने लगी। वो एक दूसरी दुनिया मालूम होती थी। चारों तरफ पहाड़, घने और लंबे पेड़, सड़कों के नाम पर कच्ची पहाड़ियों भरा रास्ता था। यह देख शिखा आश्चर्यचकित हो गई। जब उसने उस घर का नामो निशान भी नहीं पाया जहाँ सारी कहानी समाई थी, तब उसके होश उड़ गए। वो अवाक रह गई। एक झटके में वहां की हर चीज बदली थी। उसकी आंखों में हर पल एक तलाश थी। जहन में अनसुलझी गुत्थी और कई सवाल थे जिसका जवाब वो जानना चाहती थी। बिना जाने समझे शिखा एक अनजान राह पर उस बच्चे संग चलने लगी। बच्चे ने एक फिर सवाल दोहराया, दीदी आप कौन हैं और कहाँ से आई है? शिखा के पास कौन सा जवाब था? पर वो कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है, वो खुद इस बात की तलाश में थी। फिर भी उसने बच्चे का मन रखने के लिए कहा, मैं शिखा हूँ और बहुत दूर एक शहर से आई हूँ, किसी चीज की तलाश में। अचानक शिखा को आंटी की वो अबूझ पहेली याद आई। वो मन ही मन उन शब्दों को याद करने की कोशिश करने लगी। एक कहानी उसकी जुबानी तुझको मिलेगी। बच्चे ने शिखा के यूं बुदबुदाते देखकर आवाज दी, दीदी, दीदी, आप हर बार कहाँ खो जाती है? नहीं तो बस यही हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही चल रही हूँ। अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोमित है। अपने पति का नाम सुनते ही शिखा चौंक पड़ी। उसके कदम भारी से होकर जमीन में जमने लगे। उसका दिमाग फिर से सवालों में उलझ गया। आखिर ये क्या हो रहा है? एक सोमित मेरा पति है जो जिंदा ना होकर भी मेरे साथ था, लेकिन उसे अब मैं ही प्यारी ना हूँ, लेकिन उसकी चाहत और डर ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचा दिया। वो वहाँ उस फ्रेम में कैद है और ये बच्चा, इसका नाम भी सोमित है। भगवान ना जाने तेरी क्या मर्जी है, तू क्या चाहता है? ये बच्चा सोमित कैसे है? दीदी, दीदी, देखो मेरा घर आ रहा है। शिखा अपने ख्यालों और सवालों से बाहर आकर देखती है। सामने एक छोटी सी बस्ती जहां अधिकतर खपरेल के मकान, कुछ बिना प्लास्टर के कच्चे ईंटों के मकान और कुछ झोपड़ियां भी दिखती है। सोमित नाम के उस बच्चे के पीछे पीछे शिखा बस्ती में दाखिल होती है। शिखा की आंखें हर घर, हर गली पर गड़ी रही। वो अजीब अजीब लोगों के चेहरे देखती। कोई वनवासी जैसा दिखता तो कोई काला होता, किसी के नाक चपटी, मर्दों की आंखों में सुरमा होता जो उसे घूरती रहती। कभी किसी के घर के सामने बंधे बकरियां को देखती, कहीं उसे घर के बाहर मिट्टी के चूल्हे दिखते। एक घर के बाहर एक मुस्टंडा चहलकदमी दिखा और अंदर से दो तीन औरतों की दर्द भरी चित्कार उसे विचलित कर गई। धीरे धीरे बच्चे ने
पीछे होकर वो उसके घर के पास पहुंची। घर कच्ची ईंटों का बना था। छत पर चढ़ने के लिए मिट्टी की सीढ़ियां बनी थी। घर के अंदर भी मिट्टी से ही कमरा बना था। घर के आगे एक गाय बंधी थी और उसका चारा नीचे रखा था। तभी सुमित अपने माता पिता के साथ बाहर निकला। शिखा को उन दोनों के सामने देखकर एक और झटका लगा। वो दोनों उसके सास ससुर थे, जिसकी तस्वीर सुमित अपने वार्डरोब में रखता था। शिखा के सामने से उस बच्चे की मिस्ट्री उसके माता पिता को देखकर समझने लगी। बस उसे इन सब पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने सुमित की ओर ध्यान से देखा। उसमें उसे अपने पति की झलक दिखी। अब वो समझ चुकी थी कि वो इस तिस्लीम की अबूझ पहेली में घिरी है और अपने अतीत में आई है। लेकिन वो कुछ पूछ पाती उससे पहले उस शख्स ने सवाल किया, कौन हो बेटी और इस छोटे से गांव में क्या करने आई हो? नमस्ते चाचा जी, मेरा नाम शिखा है। मैं दूर शहर से आई हूँ। गांव के जीवन पर एक किताब लिखने आई हूँ। गांव के लोग, उसका समाज, वेशभूषा आदि पर मुझे गांव के बाहर ये बच्चा मिल गया। बड़ा प्यारा है। शिखा उसे लाड करते हुए कहा। अच्छा, तुम किताबें लिखती हो? बेटी, अब यहाँ कोई जान पहचान है क्या तुम्हारा? नहीं चाचा जी, मेरे जान पहचान वाले तो अभी बस आप ही लोग हैं। शिखा मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम हमारे पास यहीं ठहर जाओ जब तक तुम लिखाई पढ़ाई ना कर लो। इतना कहते ही उसकी पत्नी ने बांह पर एक चुटकी काटी और उसे अंदर की ओर अपनी आंखों के इशारे के द्वारा ले गई और अपने पति से दबी जुबान में कहना शुरू किया, ए जी, ये क्या कर रहे हो? इसे अपने घर में क्यों रखना? एक तो अपने घर की स्थिति अच्छी नहीं है, खाने के लाले पड़े हैं, ऊपर से आपका सिरफिरा जवान भाई उसकी काली नजर से दुनिया भर की औरतें बचती फिरती है। अगर कहीं ऊंच नीच हो गई तो जग हंसाई जो होगी सो होगी। हमें गांव भी छोड़ना पड़ जाएगा। इससे अच्छा है इस लड़की को वृंदा दीदी के घर रखवा दो। कुछ सोचते हुए उस आदमी ने कहा, अच्छा तुम ठीक ही कहती हो। उस पगले पर हम भरोसा नहीं कर सकते। इसे वृंदा भाभी के घर ही ठहरने को कहना चाहिए। रुको, मैं थोड़ा देख आता हूँ। राजेंद्र भाई और वृंदा भाभी घर पर है या नहीं, तब तक तुम इनकी खातिरदारी करो। पत्नी आगे बढ़कर शिखा का आव भगत करने लगी। उधर पति राजेंद्र और वृंदा के घर पहुंचे। कुछ मिनटों में बात पकी कर वो वापस आए। बेटी, हमें जरा माफ करना, हमारे यहाँ रहने की थोड़ी समस्या है, लेकिन हमने तुम्हारे रहने का इंतजाम एक बड़े सज्जन व्यक्ति के यहाँ की है। उसके पास तुम्हें कोई भी कठिनाई ना होगी। वो हमारे बड़े भाई है। ये बात शिखा को जरा भी ना सुहाई, लेकिन कहने वाला उसका ससुर था, इसलिए यकीन भी जल्द ही आ गया। उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं चाचा जी, आपने जब कहा है तो अच्छे ही होंगे। चलिए, मैं तैयार हूँ। नाश्ता करने और थोड़ी देर तक नन्हे सुमित के साथ खेलकर शिखा अपने पिता के पीछे पीछे अपने नए ठिकाने पर पहुंची। शिखा मन ही मंद सारी बातों से परिचित होने पर खुशी का अनुभव कर रही थी। अतीत में अपने सास ससुर से मिलकर वो बेहद खुश थी। अपने नन्हे पति के साथ खेलकर उसे जन्मों की तृप्ति मिली थी। राजेंद्र, अरे वो वृंदा भाभी देखो, आपके घर शहर से कितना बड़ा मेहमान आया है। हाँ हाँ अशोक, आता हूँ, तनिक ठहरो तो। दोनों पति पत्नी साथ ही बाहर आए। शिखा को रोमांचित करने के लिए एक और खुशी सामने थी। ये वही आंटी थी जिसने उसी के पति से उसकी जान कल रात बचाई थी, और वही बूढ़ा बाबा थे जो फ्रेम से बाहर आए थे। यहाँ दोनों जवान दिख रहे थे। शिखा उन्हें देख हैरान जरूर हुई, पर अब डर की जगह खुशी की आभा उसके चेहरे पर उभर आई। वो आंटी के गले लगना चाहती थी, लेकिन अपनी भावनाओं पर काबू करती रही। आओ बेटी, हमें अशोक भाई ने सब बता दिया है। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। इससे हमारे गांव और आसपास के गांव की समस्या शहर वालों को दिखेगी और हमारा भला हो पाएगा। जी जरूर चाचा जी, मैं जरूर लिखूंगी। और गांव के लोग कितने अच्छे होते हैं, इसका उदाहरण अभी ही मैंने देख लिया। बिल्कुल, कितने अच्छे विचार है तुम्हारे। आओ अंदर की ओर। वृंदा, इसे अंदर की ओर ले जाओ। हम दोनों चौक की ओर चले। आओ बेटी, इसे अपना घर ही समझो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शिखा है आंटी। तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है बेटी। लेकिन शिखा, तुम अपने साथ कोई सामान नहीं लाई हो? कपड़े किताबें कुछ नहीं लाई? दरअसल आंटी, मुझे जल्दबाजी में शहर से निकलना पड़ा। एक छोटा बैग लेकर चली थी। रास्ते में एक जगह खाने ठहरी, खाकर हाथ धोने गई तो बैग गायब थे। बहुत शोर मचाया आंटी, मगर
गई चीज वापस कहाँ आती है, इसलिए खाली हाथ घूम रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, तुम मेरी साड़ी पहन लेना। वैसे बेटी एक बात कहूँ, तुम हमारे जमाने की नहीं लगती। वो क्या है ना आंटी, शहरों में लोग कुछ ऐसे ही पहनावा इस्तेमाल करते हैं जो अभी गांव में चलन में नहीं आया है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अच्छा आंटी, क्या ये आपके पति है और ये उनके भाई, और ये कौन से चौक से जाने की बात कर रहे हैं? हाँ बेटी, ये मेरे पति है और वो हमारे पड़ोसी और अच्छे दोस्त अशोक भाई साहब हैं। दोनों खेती करते हैं, उनकी दोस्ती मिसाल है। फिलहाल वो दोनों गांव के चौक की ओर जा रहे हैं। फसल काटने का कोई मामला आया है, पंच बैठने वाले हैं। खैर तुम सवाल कम करो और घर के अंदर आओ। शिखा मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। आंटी का मकान खपरेल का था, लेकिन अंदर एक बड़ा सा हॉल और 3 कमरे बने थे। एक रसोई घर सामने की ओर थी। शिखा अंदर आकर बैठ गई। तभी एक बच्ची दौड़ती हुई आंटी के पल्लू में छिपने का प्रयास करने लगी। बाहर आओ बेटी, देखो ये शिखा दीदी है, शहर से आई है। लगता है शर्मा रही है आंटी, मेरे पास आओ, डरो नहीं बेटे, मैं आपकी दोस्त बनूंगी। अपनी माँ की बड़ी मिन्नतें सुनने के बाद वो बाहर आई। एक डरी सहमी 10-11 साल की मासूम दिखने वाली उस बच्ची को देख शिखा उठ खड़ी हुई। उसके अंदर थमा भूचाल फिर आ गया। वो कोई और नहीं, खुद शिखा ही थी। अब फिर उसका दिमाग हलचल करने लगा। उसे रात के बाद एक पहेली सी लगी जो उन्हें अपनी बच्ची बता रहे थे। और अगर अतीत में मैं इनकी बच्ची हूँ तो मेरे असली माँ बाप कौन है? शिखा के चेहरे की परेशानी उस बच्ची की तरह ही बढ़ती जा रही थी। दोनों के अंदर एक सवाल था। तभी आंटी ने कहा, इसे देखकर घबराओ मत बेटी, ये मेरी बेटी अनुपमा है। ये डरी रहती है। दरअसल वो अशोक भाई है ना जो यहाँ तुम्हें रख गए हैं, उनका छोटा भाई मनोहर है। वो पागल है। इसकी नज़र गांव की हर जवान लड़कियों पर है। साथ ही साथ वो बच्चियों को पास बुलाकर एक अजीब कहानी सुनाता है। वो हवा में नाव चलाने और रात को धूप खिलने की पागलों जैसी बातें कर डरा देता है। एक रोज़ अनुपमा को भी उसने कहानी सुनाने के नाम पर डरा दिया था। उसकी नज़र इसकी खूबसूरती पर भी है। शिखा के अंदर का डर धीरे धीरे से जग रहा था। अनुपमा यानी अपने बचपन की कहानी उसके अंदर एक डर पैदा कर रही थी। उसी वक्त अनुपमा चीख पड़ी। आंटी ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। वृंदा ने खिड़की की ओर देखकर चीखना शुरू किया। भागता क्यों नहीं? बच्ची को क्यों डराता है मनोहर? शिखा ने आंटी की आंखों के इशारे खिड़की की ओर गर्दन घुमाकर देखा तो आदमी कोई और नहीं बल्कि वो बूढ़ा था जो तस्वीर में पहले था और फिर गायब हो गया था। उसकी जगह अब सुमित ने ले ली थी। फिलहाल उसकी आंखों में मोटा सुरमा लगाए काले चेहरे वाला वो शख्स डरावना और इतना भयावह लग रहा था कि शिखा की भी चीख निकल पड़ी। नन्हा सुमित और अनुपमा साथ में बगीचे में आंख मिचौली खेल रहे थे। शिखा की नज़र जब उन दोनों पर पड़ी, उसने अपने नयनों को इस आनंद की अनुभूति का सुख दिया। सुमित बार बार आंखें बंद हो जाने पर गिर जाता। अनुपमा खुश होकर जोर जोर से हंसकर तालियां बजाने लगती। वही शिखा के मुंह से अवाक ही निकल पड़ता। दोनों बच्चे कभी कभी झगड़ भी पड़ते, फिर थोड़ी देर में खुद ही चुप हो जाते और मुस्कुराने लगते। अनुपमा तो हद ही कर देती। आंखों पर पट्टी बांधने के कारण उसकी आंखों के सामने जब अंधेरा छाता, वो सोमित कर रोने लगती। शिखा उन दोनों के स्नेह पर खिल रही थी, फिर उसकी नज़र ज़्यादा सोमित पर ही रहती। नन्हे सोमित में वो अपने पति सोमित को ढूंढने का प्रयास करती। सोमित कैसे लुका छुपी के समय उसे डरा देता था, पर उसकी चीख सुन तुरंत सामने आ भी जाता था और शिखा जीत जाती थी। शिखा इन यादों का सफ़र कर रही थी कि तभी अचानक सोमित की आवाज़ कानों में गूंजी, दीदी दीदी, ओ दीदी, आप हमारे संग खेलने चलो ना। शिखा की मूर्छा टूटती है। अच्छा तुम हो? हाँ, क्या कह रहे थे? ओ दीदी, हमारे साथ खेलने चलोगी? अनुपमा तो बार बार डर जाती है। एक शर्त पर चलूँगी, अगर तुम मुझे दीदी ना बुलाओ। है ये क्या बात हुई? तुम इतनी बड़ी हो, तुम्हें दीदी क्यों ना बुलाऊं? वो इसलिए सोमित बाबू क्योंकि आज से हम दोस्त हैं। जैसे अनुपमा तुम्हारी दोस्त है। शिखा उसके गालों पर अपना हाथ फिराते हुए मुस्कुराकर बोली, अच्छा जैसी अनुपमा है वैसे ही ना? हाँ हाँ ठीक है, वैसे ही। अच्छा ठीक है शिखा दीदी, अब चलो भी। अरे वापस से दीदी? शिखा हैरानी से भर गई, लेकिन सोमित तब तक अनुपमा की आवाज़ सुनकर बाहर चला गया। शिखा भी बच्चों के साथ खेलने में शामिल हो गई।
बच्चों ने उसकी आंख पर पट्टी बांधी। फिर दोनों साथ ही कहीं छिप गए। शिखा अंधेरे में कभी अनुपमा कभी सोमित पुकारती, दीवार से टकराती, खंभे से भिड़ जाती, कभी बैलगाड़ी से टक्कर खाती। आखिर उसने एक बड़े सख्त सी चौड़ी चीज को सामने महसूस किया। वो कुछ कह पाती, अपने पट्टी उतार पाती, किसी ने उसे पीछे से कसकर अपनी बाजुओं में जकड़ लिया। शिखा चिल्लाने लगी। बच्चे दौड़कर आ गए। सोमित कहने लगा, ओह चाचा, शिखा दीदी को नीचे उतारो, वो डर रही है। हम तो खेल रहे थे, तुमने सारी खेल ही बिगाड़ दी। अच्छा अच्छा भतीजे, उतारता हूँ, हकलाते हुए मनोहर की आवाज़ आई। शिखा ने पकड़ ढीली होते हुए पट्टी उतारी और सामने क्रूप से दिखने वाले मनोहर को जोर से तमाचा रसीद दिया। मनोहर तमाचा खाकर जरा सा भी न हिला, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा लाल सुर्ख रंग उतर आया था। शिखा भी गुस्से से लाल हो रही थी। वही अनुपमा मनोहर को देखकर डर से कांपने लगी। मनोहर कुछ करता उससे पहले ही सुमित ने शिखा को जोर से धक्का दिया। तुमने मेरे चाचा पर हाथ क्यों चलाया? उसने तुम्हें मारा थोड़े ही, गंदी लड़की हो तुम। शिखा उसे समझाती, लेकिन शोर सुनकर आंटी दौड़ी दौड़ी आई। मनोहर भी अब तक गुस्से से तमतमाया था। आंटी उसकी नज़र को भांप रही थी। तभी वो शिखा को डांटते हुए बोली, तुम्हें मनोहर पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था शिखा, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, इनसे माफ़ी मांगो। नहीं आंटी, इसने मुझे गलत तरीके से छुआ है, मुझे हर्ट किया है। मैं जो किया वो सही किया और इनसे तो माफ़ी कभी नहीं मांगूंगी। शिखा के इरादे को समझकर आंटी ने उससे बहस किए बिना उसकी ओर से मनोहर से माफ़ी मांगी। मनोहर, इस लड़की को दर्द हुआ इसलिए इसने ऐसा किया, इसे माफ़ कर दो। भाभी, मैंने कुछ नहीं किया, बस खेल रहा था, लेकिन इसने मुझे मारा, मैं भी इसे मारूंगा। मनोहर की बात में धमकी थी, लेकिन शिखा ने डर बनी डटी रही। वही आंटी डर गई। उन्होंने मनोहर से आगे से कुछ न कहा। अनुपमा का हाथ पकड़ा और शिखा चलो कहकर अपने घर की ओर बढ़ गई, लेकिन मनोहर की नज़र उस पर टिकी थी। वो उसे घूरता ही रहा। सुमित मनोहर का हाथ पकड़कर उसे अपने घर की ओर ले गया। आंटी, आपने मुझे माफ़ी मांगने को क्यों कहा, जबकि सारी गलती उस मनोहर की थी। उसने मुझ पर पीछे से झपट्टा मारा था। ये देखिए निशान देखकर आंटी तो हैरान हुई, साथ ही शिखा की आंखें भी खुली की खुली रह गई। उसके पेट पर मनोहर के दानवीय हाथों के निशान गहरे उतर आए थे। शिखा डर गई। वो आंटी की ओर देखने लगी। तभी अनुपमा के पिता घबराते हुए कमरे में दाखिल हुए। अजी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? अरे वृंदा, चोरी हुए फसलों की खोजबीन में पहुंचे दस्ते में गांव के बाहर वाले खंडहर में एक लड़की की नग्न और उल्टी लटकी हुई लाश मिली है। सारे गांव में सनसनी फैल गई है। क्या अपने गांव की लड़की है जी? हाँ, सरपंच की बेटी पुष्पा है, जो 2 रोज़ पहले मौसी के गांव गई थी, वही है। ये क्या हो रहा है जी? आज से पहले 3 लाशें मिली है 2 महीने में, वो भी जवान लड़कियों की। अच्छा जी, पिछले 2 बार की तरह इस बार भी कहीं मनोहर का कोई सामान तो नहीं मिला ना? ओहो, तुम्हें कितनी बार बोला है उसका नाम ना लिया करो। उस पागल ने अशोक का जीना मुश्किल कर दिया है। आज की घटना के बाद गांव वाले की आंखें उस पर ही थी। उसने रास्ते में आज कहा, राजेंद्र भाई, मैं इस मनोहर की हरकतों से परेशान हो गया हूँ। ऐसी बर्दाश्त इधर और भी बढ़ गई है। कैसे कैसे मैंने 2-3 बार तो इसे पागल कहकर बचा लिया, लेकिन आज सरपंच की बेटी का सवाल है, वो चुप न बैठेंगे। पुष्पा के शरीर पर राख रगड़ी गई है और राख से मनोहर हर रोज खेलता है। मैं सुनिश्चित नहीं हूँ, पर डर लग रहा है उसकी वजह से गांव वाले हमारी हुक्का पानी ना बंद कर दे या गांव से बाहर ना निकाल दे। तब तो मेरा पूरा शक उस पगले पर ही है जी। राख से वही खेलता है। मैं इसलिए कहती हूँ अशोक भाई साहब, जब सोचे तब, लेकिन हमें सोचना चाहिए। मेरी अनुपमा अब बड़ी हो रही है, उस पगले की नज़र इस पर है। क्या बकती हो? जान से मार दूंगा उसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। उसे मैंने बचपन से देखा है। वो तुम्हें और मुझे अच्छे से जानता है और मानता भी है, जैसा आप कहे, लेकिन मेरे अंदर उसका भय हमेशा रहता है। आज ही देखिए उसने शिखा पर कैसे हमला किया और सारा निशान राक्षस का लगता है। शिखा ने जब उस पर तमाचा मारा, उसने धमकी दी है। शिखा के निशान देखकर राजेंद्र डर जाते हैं। वो घबराए हुए शिखा के पास आकर कहते हैं, बेटी, तुम इस मनोहर को नहीं जानती। मैंने इसे बचपन में गोद में भी खिलाया है, लेकिन आज वो मनोहर नहीं है। ये वो पागल मनोहर है जो तंत्र विद्या का अधूरा ज्ञान भी जानता है। तुम्हें जब इसने धमकी दी है तो वह चुप नहीं बैठेगा बेटी।
तुम बुरा ना मानना, लेकिन अब तुम्हारा इस गांव में रहना खतरे से खाली नहीं, इसलिए तुम शहर लौट जाओ। ये क्या जी, अभी तो कह रहे थे वो कुछ नहीं करेगा। करेगा तो मार दूंगा। वृंदा, मैंने ऐसा अनुपमा को लेकर कहा था और हमारे उसके घर के संबंधों को लेकर कहा है कि वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये हमारी मेहमान है, हमारी बेटी नहीं। और जानती हो, पिछली 3 लड़कियों जो मरी है उसके पेट पर ऐसे ही निशान उभरे थे। जब उस पगले ने कहा है तो वो ज़रूर कुछ करेगा, क्योंकि अब जाकर मेरे सामने उन मौतों का भेद खुल रहा है। इसलिए बेटी, तुम तैयार हो जाओ, मैं बैलगाड़ी वाले को बुलाकर लाता हूँ, तुम्हें बस अड्डे तक छोड़ खुद आऊँगा। राजेंद्र की बात सुनकर शिखा दुखी और स्तब्ध थी, लेकिन वो सोच रही थी कि मैं यहाँ से जा नहीं सकती। आखिर इस रहस्य को सुलझाने के लिए मुझे आंटी ने रास्ता दिखाया था। आखिर उन सवालों के हल ढूंढे बगैर मैं कैसे जा सकती हूँ? नहीं तो मेरा पति, मेरा जीवन सब दांव पर लगा ही रह जाएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती। शिखा सोचते सोचते बुदबुदाने लगी, फिर अचानक खुद ही चुप हो गई। ये सोचने लगी, क्या आंटी को अपने आने वाले मकसद, पिछली सारी कहानी बता दूँ? शायद मुझे बता देने चाहिए। शिखा मन में ऐसा तय कर आंटी की ओर बढ़ी। तभी सोमित भागता हुआ आया। काकी काकी। हाँ बोलो ना, घबराया हुआ क्यों है? हाफ क्यों रहा है? आखिर क्या हुआ है? काकी काकी, वो राजेंद्र काका को घोड़े ने जोर की टक्कर मार दी है। वो लहूलुहान और बेहोश पड़े हैं। गांव वाले उन्हें वैद्य जी के पास ले गए हैं। ओ भगवान, ये क्या हो गया? उसकी रक्षा करना। आंटी की आंखों से आंसू और जुबान से दर्द उभरने लगे, लेकिन उनके बीच भी वो इतनी होश में रही कि अपना बटुआ और अनुपमा का हाथ पकड़ना ना भूली। घर से निकलते हुए उसने शिखा को कहा, बेटी तुम यही ठहरो, मैं देख कर आती हूँ। उन्हें प्रार्थना करना हो, वो अच्छे हो जाएंगे। भगवान ना जाने कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। और हाँ, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। कहती हुई आंटी वैद्य के घर की ओर चली गई। शिखा की सोच पर ताला जड़ गया। वो घबरा गई। उसे मनोहर का भय अब अधिक सताने लगा। उसे कमरे में हर ओर मनोहर की आहट महसूस होती। वो एक एक कदम उठाने में भी डर रही थी। उसकी सांसें थम सी गई। अचानक उसकी नज़र खिड़की पर गई। वो उसे बंद करने को लपकी, लेकिन उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। एक लंबा उजला सा घोड़ा जिस पर मनोहर सवार था, और वो शिखा की ओर देखकर कुटिल मुस्कान मुस्कुरा रहा था। शिखा डर से ओह ओह करने लगी। भय में उससे केवल खिड़की के दोनों पाट बस सट पाए, बंद न हो सके। वो जान बचाने के लिए दूसरे कमरे में भागी और पलंग के नीचे जा छिपी। अगर आप लोगों को इस कहानी का आगे का भाग चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये कहानी अच्छी लगती है तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।